सत्यापन कर सके। राजधानी जयपुर में फर्जी पुलिस की दहशत। राजस्थान में अपराधी इस कदर बेखौफ है कि अब पॉश इलाकों के घरों में घुसकर तांडव मचा रहे हैं। पुलिस की वर्दी में घूम रहे ये बदमाश दिन दहाड़े फ्लैट्स में, घरों में घुस रहे हैं। कभी फर्जी जांच, कभी पानी मांगने के बहाने घर में अकेली महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। जयपुर में एक ही दिन में 2 इलाकों में बड़ी वारदात की कोशिश हुई। जब जान पर आई तो महिला ने लुटेरों का डटकर मुकाबला किया। पहले शोर मचाया, फिर बदमाशों से टकरा गई। शोर शराबे के बाद कार में आए चारों बदमाश जान बचाकर भाग गए। महिला की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन सवाल है सबकी सुरक्षा का। विपक्ष ने भी कानून व्यवस्था पर पुलिस और सरकार से सवाल किए हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। हमारे जो प्राइम सवाल हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। सवाल नंबर 1, क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है? सवाल नंबर 2, घर में घुस रहे वर्दीधारी लुटेरों से आखिर कौन बचाएगा? और सवाल नंबर 3, सड़कों पर बदमाश वर्दी पहनकर घूम रहे हैं और वर्दी वाले क्या कर रहे हैं? कहीं सो तो नहीं रहे? अगर सो रहे तो राजस्थान पुलिस की यह कुंभकर्णी नींद कब टूटेगी? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ब्रिजेश कंवर जी क्राइम सर्वाइवर हैं। आज लूट की एक कोशिश को उन्होंने नाकाम किया है अपने हौसलों से, अपनी हिम्मत से। अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं और शैलेंद्र धाभाई जी बीजेपी नेता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ब्रिजेश कंवर जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक बार संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं, आज कितने बजे के आसपास आपके साथ लूट की कोशिश हुई और क्या कुछ हुआ था? तब आप क्या कर रही थी? ये दिन में 12:40 की बात रही। मैं सो रही थी और मेरे बच्चों के स्कूल का आने का समय रहता है 2 से 2:30। जब मैं उठते ही फोन चेक करती हूँ कि क्या टाइम हुआ है। जब बेल बजी तो मुझे लगा इतनी जल्दी कैसे आ गए बच्चे। मैंने फोन चेक किया, टाइम एग्जैक्ट 12:40 हो रहे थे। मैंने जाके अपना मेन डोर खोला, लेकिन मेरे मेन डोर के आगे एक जाली वाली जो गेट है वो मैंने नहीं खोली। और मैंने पूछा, भैया कौन है आप? पुलिस वाली जब वर्दी पहन के वो बंदा मेरे सामने आया तो मुझे लगा पुलिस वाले हैं। तो मुझे लगा कोई बात हो गई है या कोई ऐसी घटना हो गई जिसके लिए हो सकता है मेरे हस्बैंड के लिए कुछ आया हो। तो मैंने कहा सर किसी ने कंप्लेंट करी है या क्या बात है? तो हंस के स्माइल, मतलब थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले, नहीं मैडम, मैं कमल नाम है मेरा, कमल कुमार, और भंवर सिंह जी से मिलना था। मैंने कहा सर वो तो घर पे नहीं है इस टाइम पे। तो मैंने कहा उनके कांटेक्ट नंबर आप ले लो, बात कर लो आप। तो बोले कि ठीक है आप नंबर दीजिए। जैसे मैंने अपने हस्बैंड के नंबर दिए, उसने एक नंबर डायल करने का नाटक किया, लेकिन उसने डायल करके और बोला मैम ये लग नहीं रहा है। तो मैंने कहा एक नंबर और है, आप दूसरा नंबर ट्राई कीजिए। बोले ठीक है। दूसरा नंबर लेके उसने ऐसे बिहेव किया जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉपरली जानते हो। मेरे सामने बात की, हाँ हेलो, हाँ भंवर सिंह जी बात कर रहे हैं? बोले अच्छा, टाइटन मॉल में हैं आप लोग? ठीक है, मेरा है ना करधनी थाने से आया था और आप शाम को जब आए उधर से तो करधनी थाने होते हुए आना। इतनी बात उन्होंने मेरे सामने बड़े कॉन्फिडेंटली की जैसे पुलिस वाले नॉर्मली करते हैं। उसके बाद में मुझे बोला मैम एक गिलास पानी दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मेरा डॉगी एक वो बिल्कुल एग्जैक्ट गेट के सामने बैठा था और मैंने गेट खोला ही नहीं। मैंने सिर्फ सिंगल वाला गेट खोला, डबल डोर है मेरे घर पे, तो मैंने सिंगल गेट खोला और मैं किचन में पानी लेने चली गई कुंडी बंद करके। उसके बाद में मैंने सिर्फ डोर उतना ही खोला कि मैं उसको सिर्फ ग्लास पास कर पाऊं पानी का। एक हाथ से मैंने अपना गेट पकड़ रखा था कि अगर वो कोई खोलने की कोशिश करे तो भी ना खोल पाए। मैंने गेट खोल के जैसे ही ग्लास दिया, उसने एक ग्लास पानी लिया और पूरा पी लिया। पीने के बाद मुझे वापस ग्लास दिया। मे भी शायद उसके माइंड में रहा होगा कि लेडीज लोग क्या करती हैं, कई बार गेट खोलती है जल्दबाजी में इतनी वो रहती है कि गेट खुला छोड़ के किचन में चली जाती है पानी लेने। तो मैंने वो गलती नहीं की क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा तो डर था ही। तो मैंने वो ग्लास उससे लिया, दोबारा भरने गई। दोबारा जब भर के लाई तब भी मैं कुंडी लगा के ही गई, मैंने गेट खुला छोड़ा ही नहीं। उसके बाद जब दोबारा मैंने उसका पानी का ग्लास दिया, उसने पानी दोबारा पी लिया। और जब वापस रिटर्न में मेरे को ग्लास देना था तब उसने एक हाथ से मेरा ग्लास वाला हाथ खींचा और एक हाथ से मेरी डोर खींची कि वो गेट खुल के बाहर आ जाए। मेरा हाथ खींचा, मैं बाहर की तरफ गई और वो अंदर आया तो एक हाथ से उन्होंने मेरा गला पकड़ा, दूसरे हाथ से वो डोर खोलने की कोशिश में लगा रहा। मेरे हाथ दोनों फ्री थे, मैंने भी उसका गला पकड़ा। बराबर फाइट हुई, मैं उससे अंदर नहीं आ पा रही थी क्योंकि वो हाइट में सेम सा रहा मुझसे। तो मैंने उससे बराबर बाहर धक्का दिया उसको। फिर उसने मुझे गला पकड़ के अंदर घसीटा। जब मुझसे कंट्रोल नहीं हुई, उसके 2 साथी थे जो नीचे सीढ़ियों में छुप के खड़े थे, वो दौड़ के आए। बाद में मेरे पैर पकड़े और पकड़ के मुझे अंदर
हॉल में ले जाके गिरा के मेरे ऊपर गन लगा दी। उसके बाद में मेरे डॉगी को जब उसने मेरे 2-4 थप्पड़ लगाई, बोला मुंह बंद कर, थप्पड़ मारी। अच्छा। तो मेरे डॉगी ने तब रिएक्ट किया और वो काटने के लिए जब उनके ऊपर चढ़ा तब वो घबरा गए और उसके बाद जो 2 साथी थे वो भगे और तीसरे नंबर पे वो वर्दी वाला भगा। मैं ब्रिजेश जी, एक तो आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी और साथ ही देखिए ऐसे ही नहीं किसी डॉग को सबसे वफादार कहा जाता है, वो अपनी जान की भी बाजी लगा देता है अपने मालिक के लिए। मेरा आपसे देखिए 2 बातें स्पष्ट है। पहली तो ये कि जो पुलिस की वर्दी पहना हुआ शख्स था उसने अपनी कोई पोस्ट आपको नहीं बताई, और दूसरा वो आपके हस्बैंड के नाम से वाकिफ था, हो सकता है नेम प्लेट वगैरह या रेकी के दौरान उसने ये सारी जानकारियां जुटाई हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको कभी लगा था कि आपको इस तरह की घटना का सामना घर के हो सकता है सड़कों पर आप तैयार रहती हो इस तरह की किसी घटना के लिए, लेकिन घर के अंदर, घर के दरवाजे पर इस तरह की चीज आपके साथ होगी, कि आपको लगा था अब आपको घर में भी उतना सुरक्षित लगेगा जैसा कल तक लगता था? बिल्कुल नहीं लगे। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था सर कि घर में दिन दहाड़े, मतलब ये भी नहीं कि कोई शाम का टाइम हो, दिन अस्त हो रहा हो, रात हो रही है तो लेडीज थोड़ा डरती है कि भाई रात का समय है, गेट कैसे खोलूं। दोपहर में 12:40 सर, वो टाइम ऐसा होता है कि सारी दुनिया एक्टिव होती है। अगर वो उस समय घर में आ सकते तो उन्होंने रैकी तो की है मेरे घर की, प्रॉपर पता किया कि कितने बजे जेंट्स आते हैं जाते हैं, सब कुछ किया। उसके बाद में मेरे को डर सर इस चीज का नहीं था कि वो मुझे मार देंगे या कुछ होगा। वो तो प्लस पॉइंट ये रहा कि चलो मेरे माइंड ने इतना काम किया उस समय। मैं खुद ही सोचती हूँ, शायद अब सोचती हूँ तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि उस समय तो पता नहीं कहाँ से वो अपने आप नारी शक्ति जाग गई थी, तो मैंने उनका सामना कर लिया। क्योंकि मुझे ये था नारी कि को ऐसे ही शक्ति मुझे नहीं कहा जाता है और सभी को ये बताया जाता है कि नारी शक्ति स्वरूपा है, तो उसका एक कारण है। बस हर महिला को अपने अंदर सोई हुई उस शक्ति को याद करना है और जगाना है। उसके बाद तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका कोई बाल भी बाका कर पाए। लेकिन अरुण शर्मा जी, आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिजेश कंवर भाजपाई हैं और वो एक बात कह रही हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि ब्रिजेश कंवर किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं और वो कोई कहानी बना रही है। जो हुआ उन्होंने सबके साथ शेयर किया। कैसा लगता है अरुण शर्मा जी? अब आप आज कानून व्यवस्था का बचाव कीजिए। देखिए स्वप्निल, मैंने तो ये सोचा भी नहीं जो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता। नहीं, अमूमन पॉलिटिकल डिबेट्स उस तरफ सरक जाती हैं अरुण जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसलिए हाँ, इसलिए मैं ये तो स्पष्ट करता चलूं आपको कि आप ही की तरह मैं भी ब्रिजेश मैम को सलाम करता हूं। इन्होंने बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, काफी हिम्मत दिखाई और बड़ी चतुराई से उनको विफल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और मैं उसमें आपका या आपकी सरकार की कानून व्यवस्था का कोई हाथ नहीं है? हाँ, उसमें तो क्या हाथ है? देखिए, इसमें कानून व्यवस्था का तो क्या हाथ है स्वप्निल? ये तो एक अपराधी वहां गया, उसमें सरकार दिन दहाड़े, आप देखिए हिम्मत, दुस्साहस कहिए या 12:40 वाकई जैसे ब्रजेश जी बता रही थी, कोई ऐसा टाइम नहीं है कि शाम का धुंधल का हो, चोरी छुपे जा रहा हो। ये तो दुस्साहस है। देखिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि ये 40 लाख की आबादी का शहर है और बड़ा शहर है। इसमें अपराध नहीं हो ऐसा मुझे नहीं जानकारी है कि तो चुनावों में उतरने से पहले इस बात की जानकारी नहीं थी क्या कांग्रेस को? सुनिए ना, जब इसी 40 लाख की आबादी वाली शहर में बीजेपी के टाइम पर बुजुर्ग बदमाशों के निशाने पर थे, तब तो आपके पास खूब सवाल थे। आज वो सवाल मौजूद क्यों नहीं? नहीं, देखिए, मैं सवाल आपके उठाने पे या सवाल होने पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको लेकिन स्थिति बता रहा हूं जो है। आप अपराध होते हैं, लगभग सब शहरों में होते हैं, कम ज्यादा होते हैं, वो बात अलग है। ये हालत कमो बेश पूरे हिंदुस्तान की है। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो अनुसंधान की गुणवत्ता है राजस्थान में, नहीं सर, अब एक बात बताइए, अनुसंधान की गुणवत्ता के लिहाज से एक ऐसा दिन सामने आ गया जिसमें कोई महिला घर में अकेली सो रही थी और उसको वर्दी पहना एक आदमी बाहर से आकर लूटने की कोशिश करे। अनुसंधान की गति से बेहतर तो यह है कि अपराध की गति पर लगाम लगा दी जाए। स्वप्निल, ये बिल्कुल काल्पनिक बात है, तो आप वैसी बात कर रहे हैं जैसे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं, आप उसको गलत ना लें। अपराध की दर में कमी की मैं बात कर रहा हूं। अपराध की दर में कमी लाएं तो इस तरह की घटनाएं तो रुक सकती हैं।
कुछ तो नहीं ही होंगी, ये तो आप भी स्वीकारेंगे अरुण जी। नहीं जरूर, लेकिन आप देखिए ना, जो हमारी कन्विक्शन रेट है राजस्थान की, आप कोई सा भी आपराधिक वर्ग देख लीजिए, उसमें जो ऑल इंडिया की कन्विक्शन रेट है उससे कहीं ज्यादा है। मतलब 2-3 केसों में तो दुगनी दर में अगर गिरावट आए तो इस कन्विक्शन रेट पर हम भी ताली बजाएंगे देंगे। लेकिन इस बात की तो मैं आज आपको दाद देता हूं, कम से कम आपने ये नहीं कहा कि वो जो आधे से ज्यादा मामले झूठे होते हैं उनमें से एक ये झूठा मामला है और ब्रिजेश कंवर जी शायद झूठ बोल रही हो। कम से कम आपने ये नहीं कहा, कम से कम इतना तो आपने हौसला दिखाया कि एक घटना को आप घटना मान रहे हैं। अरुण शर्मा जी, ठीक है। शैलेंद्र धाबाई जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। खुले हम इस टाइप की, ये उसी शहर की बात है शैलेंद्र धाबाई जी, जहां पर साल 2015, 16, 17 और 18 में बदमाश, यही बदमाश, इन्हीं शक्लों वाले बदमाश सड़कों पर घूमते थे, बुजुर्गों की रेकी करते थे और बुजुर्गों को शिकार बनाते थे। ठीक है, आपने भी किसी अपराधी की कमर नहीं तोड़ी और अपराधियों के हौसले बढ़ते चले गए। नहीं स्वप्निल जी, आप देखिए कि जयपुर बड़ा शहर है, तो पुलिस, जो सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की थी वो इसीलिए की गई थी कि जयपुर में क्राइम रेट कंट्रोल हो और किस तरह से पुलिस मुस्तैद रहे और अपराधियों में भय बने। लेकिन आपने देखा होगा गहलोत सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और पौने 4 साल में आप देखिए कोई भी नागरिक, जयपुर में खुली लूट हो जाती है, आप देखिए दिन में डकैतियां पड़ जाती हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं और पुलिस जो है तब जागती है जब घटनाएं हो जाती हैं। पुलिस का क्या कंट्रोल रहता है ये आज तक समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो पेट्रोलिंग कब करती है, कब वो आदतन अपराधियों पर नजर रखती है और इस तरह की जो मॉनिटरिंग व्यवस्था होनी चाहिए। इसी वजह से जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था की गई थी कि ताकि जयपुर जिले का नागरिक सुरक्षित रह सके और जो महिलाएं हैं हमारी वो सुरक्षित रह सके। देखिए, मेरी बात को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2018 में जिस दिन इलेक्शन हुए और उसके बाद जब सीएम गहलोत ने शपथ ली तो बदमाशों ने कहा हुर्रे हमारा टाइम आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके हौसले एक एक दिन कर बुलंद हुए और बुलंद होते गए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इसी जैसे गिरोह कैसे सड़कों पर घूमकर आपके लिए कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने थे और चूंकि वो चुनौती पूरी नहीं हो पाई, वो चैलेंज पर आप खरा नहीं उतर पाए, उनके हौसले बढ़े, जो अब और बढ़े। अब तो और वो नकली वर्दी डालकर घूम रहे हैं सड़कों पर। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन इस तरह के अपराधों में आप भी जानते हैं कि आपकी जिन राज्यों में सरकार है वहां पर कोई बहुत ब्राइट आप लोगों का परफॉर्मेंस नहीं है। इस तरह के मामलों में एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। स्वप्निल जी, आप देखिए जो आपने बताए हैं एनसीआरबी के आंकड़े, राजस्थान के अगर आप आंकड़े देखें तो कितनी भयावह और अफसोसजनक और शर्मसार कर देने वाले आंकड़े आप देखिए। राजस्थान में 7,97,000 आपराधिक मामले होते हैं, 44% की बढ़ोतरी होती है। आप देखिए महिला अत्याचार और दुराचार में आप देखिए 1,45,000 से अधिक मामले दर्ज होते हैं और आप देखिए 61% की बढ़ोतरी होती है। और किस तरह से बालिका और महिलाओं में जो गैंगरेप और जी एक बात बताइए, क्या मैंने हमारे उसमें भी आप जो गेस्ट हैं उनसे अपराध की दर पर सवाल नहीं पूछा? मैंने अपराध की दर पर सवाल पूछा ना। अपराध की दर अपने आप में एक सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप ये क्यों कह रहे हैं, या आप इतना वन साइडेड कैसे सोच रहे हैं कि बदमाशों के हौसले 3.5 साल की बदौलत बढ़े? दंगाइयों के, दमंगाइयों के, माफियाओं के हौसले बुलंद हुए हैं। गहलोत सरकार इनके सामने सरेंडर कर चुकी है अपराधियों के सामने। आप देखिए किस तरह के हालात जयपुर जैसे जो राजधानी है उसमें बने हैं, तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे। जो हमारा एक शांतिप्रिय प्रदेश है उस प्रदेश को जो गहलोत सरकार है उसने जंगल राज में बदल दिया और यह अपराधिस्तान हो चुका है। अगर आप आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो आंकड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के टाइम से बहुत ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं और किस तरह से अब गहलोत सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। देखिए, मैं यहां पर कुछ चीजें टेबल पर स्ट्रेट रख देना चाहता हूं। शैलेंद्र भाई जी, आपकी भी बात आ गई, अरुण शर्मा जी की भी बात आ गई है और ब्रिजेश कंवर जी ने उनके साथ जो आप बीती थी वो पूरी बताई ही है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों को, पिछले 10 साल के आंकड़ों को उठाकर देखें तो अपराध दर में कमी कभी नहीं आई। एक बार एक स्लाइट 0.1 या 0.2 का डिप था, उसके अलावा कभी भी अपराध की दर में कमी नहीं आई। इसका मतलब यह है कि सरकार चाहे जिसकी रही हो, उसने कानून का इकबाल इतना बुलंद नहीं रखा कि अपराधियों की कमर टूटती जाती। स्थिति जस की तस नहीं बल्कि बद से बदतर की ओर गई। आज अपराध दर काफी ज्यादा नजर आ रहा है इसी ग्राफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि हर एक शासनकाल को अपने अंदर यह सोचना होगा कि आखिर क्यों सिर्फ सियासत करें, कुछ तो कमी हमने भी छोड़ी थी। यह एक जरूरी पॉइंट है जो शायद कोई देखना नहीं चाहता। मैं एक बार फिर ब्रिजेश कंवर जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रिजेश कंवर जी, सीधी सी बात है,
अगर आप पुलिस वालों को कैसे पहचानेंगी? अगर पुलिस की वर्दी पहना है तो आपको लगेगा पुलिस वाला है। आपने उससे ये तो नहीं कहा होगा कि भाई आप कौन है पुलिस में, मतलब आप एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, क्या है, या वर्दी देखकर आप पहचान जाती हैं कि पुलिस वाला किस पोस्ट का है? नहीं सर, मैं नहीं पहचान पाती हूँ। मैंने उनसे कंफर्म भी करना चाहा कि आप कौन से थाने से आए हैं। मैंने 3 बार पूछा कि भैया क्या बात है, आप कहाँ से आए हैं, कौन से थाने में आए हैं, बताइए। तो उसके पास आंसर नहीं था सर, आइडेंटिटी उसके कार्ड पास मांगा था आंसर ही आपने? नहीं था। मैंने आईडी नहीं मांगा, मैंने उसका जो लेवल लगा था उस पे लिखा हुआ था कमल कुमार। अच्छा, हाँ। उसकी कोई पोस्ट नहीं लिखी हुई थी, कुछ नहीं था, सिर्फ नाम था। तभी तो मैंने क्वेश्चन किया कि आप कौन से थाने से आए हैं। इस चक्कर में वो करदनी थाना भी सर मैंने ही बोला, क्योंकि मेरे आसपास में वही थाना लगता है। तो मैंने कंफर्म किया कि भाई वैशाली से आए हो आप, करदनी से आए हो, कौन से थाने से आए हो। तो वो नहीं आंसर कर पाया सर। और मेरी सिर्फ यही रहा कि पुलिस वाले की वर्दी देख के ही शायद मैं थोड़ा सा विश्वास में आ गई थी। बट लाइफ में अब मैंने ये कह दिया कि अच्छा, तो फिर एक बात बताइए ब्रिजेश मैं तो कंवर जी, कह रही हूँ इसके कोई बाद भी जब आगे इस खड़ा हो मामले जाएगा की गेट जांच पे। शुरू हुई और असली पुलिस वाले आपके पास पहुंचे तो उन्हें देखकर सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आया होगा? क्या आया था? सर बिल्कुल वही आया कि ये पुलिस वाले और उस पुलिस वाले में मैं भेद क्या करूं। कल को आज जो ये वर्दी पहन के आए, कल को एग्जैक्ट पुलिस अगर मेरे सामने आ गई और कोई मैटर हो गया तब भी मैं गेट नहीं खोलूंगी सर, मैं खोलूंगी नहीं। वो आईडी भी दिखाएगा, कुछ भी करेगा, तो एक बार तो मेरा मन नहीं मानेगा कि वो पुलिस है। मैं कैसे पहचानूं कौन सी असली और कौन सी नकली है? इसीलिए तो पुलिस को अपील जारी करनी पड़ी, ये बताना पड़ा कि भैया आप अपनी तरफ से सावधानियां बरतें। अगर कोई पुलिस की वर्दी में आया है तो उससे उसका आई कार्ड मांगे, लेकिन अगर यही घटना बीच सड़क पर हो तो आई कार्ड मांगने पर कौन सा वो हमें सराखों पर बिठा लेगा? सर अगर मैं आई कार्ड भी मांगूंगी तो गेट तो खोलना पड़ेगा ना मुझे। जी जी, आई कार्ड तो मैं जब लूंगी ना, जब मैं गेट खोलूंगी। बिल्कुल। अरुण शर्मा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। अरुण शर्मा जी, है ना, थोड़ा सा आप कोप कीजिए मेरे साथ, आप बता दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। बदमाश वर्दी पहनकर सड़क पर घूम रहे हैं, ठीक है, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 40 लाख की आबादी वाला शहर है, आपने खुद स्वीकार किया। अब हमारे तमाम तरह के अभय कमांड हैं, तमाम जगहों पर आप कहते हैं कि कानून के रखवाले मुस्तैद हैं, तैनात रहते हैं। इनके बीच में कोई झूठा व्यक्ति वर्दी पहनकर घूम रहा है और टहलते हुए निकल जाए, ये लोगों, क्या ये कानून व्यवस्था की चुस्ती पर गहरा सवाल नहीं होता? देखिए स्वप्निल, मैं उतना श्योर नहीं हूं जितना आप लग रहे हैं कि वो वर्दी पहन के शहर में घूम रहा है, पुलिस वालों के साथ घूम रहा है। ये तो अनुसंधान का विषय है। पुलिस वालों के साथ घूम रहा है, लेकिन उन्हीं की नजरों के सामने से कहीं निकल रहा है ना, या जिस जगह पर बैठकर लाइव कैमरों से नजर रह जाते हैं वहां से तो उसमें तो उसकी जद में तो आ रहा होगा ना। आज भी तो वो ऐसा नहीं है कि महिला के घर के सामने उसने कपड़े बदले, वो कहीं से तो वर्दी पहनकर आया ही होगा ना। जी स्वप्निल, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो केस हैं, ये जो मोडस ऑपरेंडी है, जैसे पुलिस की ड्रेस में अब एक ही दिन में 2 केस हो गए हैं, ये पुलिस के लिए भी काफी बड़ी चुनौती है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसका बहुत ही जल्दी पटाक्षेप होगा, क्योंकि पुलिस इस चुनौती को स्वीकार जरूर करेगी कि उसके नाम पर अगर अपराध शुरू हो जाएं तो वो बड़ी खतरनाक स्थिति है। आपने देखा होगा एक पखवाड़े पहले एक लूट हुई थी राजस्थान में, जिसमें लुटेरे इनकम टैक्स के अधिकारी बन के आए थे। सारे वो नकली इनकम टैक्स अधिकारी अब जेल में हैं। 7 दिन के अंदर अंदर उस लूट का पूरा खुलासा हो गया। तो ये तो सर देखिए, इनकम टैक्स अधिकारियों को तौर पे पुलिस इसे स्वीकार करेगी और अपराधी आप 2-3 दिन में देखिए। ये भी है कि वो घटना रात के वक्त हुई थी, ये भी हम जानते हैं, अंधेरा हो चुका था। लेकिन इस घटना में जो टाइमिंग है वो ये बताती है कि बदमाश हौसलामंद थे। जी हाँ, जरूर, मैं कह रहा हूं दुस्साहस तो है ही ये। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। मेरे साथ अनिल गोठवाल जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मैं अनिल जी आपका भी स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अनिल जी देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि बदमाश नकली वर्दी पहनकर घूम सकते हैं और लोगों को झांसे में ले सकते हैं, क्योंकि आम लोगों को सिर्फ वर्दी का कलर समझ में आता है, उसके स्टार या नेम प्लेट में आवश्यक चीजें और भी जो जानकारियां होनी चाहिए, इस टाइप की बातें तो उनको पता नहीं है। और जरूरी थोड़ा ना कोई आम आदमी उनसे ये बोल देगा कि भाई आपका आईडी दिखाओ। अनिल गोठवाल जी, देखिए, ये जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है और पुलिस को समय समय पर इस बारे के अंदर
चाहे वो सीएलजी हो, हमारी जो गठित समिति है उनके माध्यम से, और अवेयरनेस के कैंप चला के हमारे को ये बताना चाहिए। इस तरह की घटना ये कोई राजस्थान में पहली बार नहीं हुई है। वर्दी लगा के ये तो घर में ही है वारदात, ऑफिसेज में जाके, और ऑफिस के अंदर भी ये ऐसी इस तरह की वारदातों को सामने आया है। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस को भी इस मामले में जनता को अवेयरनेस करने की, अवेयरनेस कैंप लगा के उनको बताने की कि इस तरह से मैं एक आम आदमी के लिए मैं ये बता सकता हूँ कि वर्दी होती है तो उसके अंदर जैसे उसकी सबसे पहले प्राइमा फेसी आप कटिंग देखें, कटिंग बहुत छोटी होती है और वो एक जिनाइन पर्सन होता है, और इस तरह के जो लफंगे या इस तरह के जो आते हैं उनकी हेयर कटिंग बहुत ज्यादा बड़ी हुई होती है, और वो इस तरह के एक लगता है कि ये बहरगुतिया टाइप है। और प्राइमा फेसी जनता को भी इस बारे में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, लेकिन अनिल जी आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो मैंने अरुण शर्मा जी से भी ये सवाल पूछने की कोशिश की, अगर नकली वर्दी पहनकर वो सड़कों पर घूम रहा है तो किसी तो लाइव कैमरे पर निगाहबानी की जद में वो आया होगा। जो पुलिसकर्मी रोड पर तैनात रहते हैं या यातायात पुलिसकर्मी होते हैं उनके बीच से निकलेगा, कभी कोई पहचान कर टोकने की कोशिश न करे, क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई मेल मिलाप हो जाता है, भाई दूसरे थाना क्षेत्र का है लेकिन पहचान का अधिकारी है, पर कोई एकदम ही अनजान दिखे तो कभी ऐसे ही रैंडमली पुलिस वाले पूछ लेते हैं कि भाई और कहां पर तैनात हैं आप, या इस टाइप का। ऐसा कुछ नजर में ही नहीं आना। देखो ये बीट जो सिस्टम है, हमारा बीट सिस्टम जो बनाया हुआ है, आप दिल्ली के अंदर जाएंगे तो वहां पर एक बीट सिस्टम होता है। बीट सिस्टम का मतलब है बीट कांस्टेबल, उसके घर के अंदर 500 मकान है तो वो 500 मकान के अंदर जाके एक बार अपना इंट्रोडक्शन देता है कि भाई मैं यहाँ का बीट कांस्टेबल हूँ और कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो मैं एक पीपुल फ्रेंडली इस तरह से आपको करता हूँ। तो ये आज तक जयपुर पुलिस के द्वारा इस तरह से डोर टू डोर जाके जो बीट कांस्टेबल, अब बीट कांस्टेबल क्या है, उसका चेंज हो जाता है, साल 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है, वो अपनी जगह चले जाता। मेरा ये मानना है कि ये व्यवस्था एक स्थायी रूप से होनी चाहिए, कम से कम 4-5 साल का। सही सुझाव है। अरुण शर्मा जी सुन भी रहे हैं तो हो सकता है वो सरकार तक इस बात को ले भी जाए, क्योंकि सुझाव तो बिल्कुल सही है। शैलेंद्र हवाई जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस एक घटना की वजह से आपको मैं देखिए क्राइम की दर को लेकर तो फैक्चुअल स्थितियां हैं सबके सामने, आंकड़े, उसमें तो कुछ और जोड़ने की जरूरत ही नहीं, लेकिन यही घटना स्पेसिफिकली आपको ऐसा क्यों लगती है जो ये बता रही है कि अपराध अब चरम पर है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते? स्वप्निल जी आप देखिए, कोई भी कानून व्यवस्था सुदृढ़ तभी होती है जब पुलिस का इकबाल बुलंद होता है, और एक पुलिस का इकबाल तब बुलंद होता है जब राज्य का मुखिया, जो गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री भी हैं, वो सुदृढ़ होते हैं और कमजोर और लाचार नहीं दिखते हैं। आप देखिए पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है और अपराधियों का हौसला बढ़ गया है। अगर पुलिस प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करे, कंट्रोल करे, और जो उनको काम दिया गया है अगर उस काम को वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य के साथ निभाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपराधियों को तोड़ा जा सकता है। आप देखिए यूपी में क्या रहा, यूपी राज्य कितना बड़ा राज्य है और लेकिन इस तरह के अपराध के आंकड़े यूपी में ज्यादा है, लेकिन आप फिर यूपी की पॉपुलेशन गिना देंगे जैसे अरुण शर्मा जी ने जयपुर की पॉपुलेशन गिना दी। 30 सेकंड्स के लिए अरुण शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन आप देखिए अरुण शर्मा जी 30 सेकंड्स में आपको दे रहा हूं, आप मुझे ये बताइए, सिंसियरली बताइए कि क्या कहते हैं ना, कोई तो वजह रही होगी, कोई यूं ही खफा नहीं होता, तो कोई तो कारण होगा कि सिर्फ बीजेपी नहीं आम लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं या सुरक्षा को लेकर डर महसूस कर रहे हैं। देखिए स्वप्निल, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अपराध जरूर हो रहे हैं और ये स्वीकार करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये देश भर का सेम फिनोमिना है। अभी ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे। उत्तर प्रदेश मतलब बच्चों के एक मिनट आपने नहीं हमें किस तरह से सुदृढ़ शासन दिया गया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ की गई, अपराधियों को, दंगाइयों को, दमंगाइयों को खत्म किया गया है, उनमें डर बैठाया गया है। आज राजस्थान में डर नहीं रहा। जयपुर के हालात क्या करते हैं, मैं आप दोनों से चाहता हूं कि आज का दिन जिनके नाम है महिलाएं लास्ट में वक्त मिलना चाहिए। ब्रजेश कंवर जी हमारे साथ है। ब्रजेश कंवर जी मेरे पास अंतिम 1 मिनट है, मैं चाहता हूं 1 मिनट तक आप अगर जयपुर की या जयपुर के बाहर की किसी भी महिला को कोई संदेश देना चाहती हैं, इस एक सेंस में कि जो आज आपके साथ हुआ और आपने जिस तरह से बहादुरी दिखाई, उनको भी हो सकता है आने वाले समय में जरूरत पड़े,
आपने कहा कि आपको भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, हो सकता है वो विश्वास जगा ही ना पाए। तो अगर कोई भी मैसेज आप देना चाहती हैं तो दे दें। सर मैं पहली बात तो पुलिस पे सवाल उठाऊंगी कि ये कह रहे हैं ना कि पुलिस वाले ऐसे वैसे। सर नकली पुलिस इतना घूमती है ना कि असली पुलिस को भी मात कर दे। वो उसने मेरे सामने जब मेरे हस्बैंड से बात की, करदनी थाने का प्रॉपर नाम लिया पहले बात तो उन्होंने कि हाँ मैं करदनी थाने से आया हूँ। मतलब खौफ इतना वो बेखौफ था कि जैसे वो प्रॉपर पुलिस वाला ही है। तो डर नाम की तो कोई चीज है नहीं पहली बात तो गुंडों बदमाशों में। दूसरी बात, मैं महिलाओं को सिर्फ यही संदेश दूंगी, क्योंकि सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार से अपील करती हूँ, महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी का भी हस्बैंड सारे दिन तो अपने घर पे बैठ के वाइफ की सुरक्षा नहीं कर सकता। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? गवर्नमेंट अगर नहीं लेगी, पुलिस अगर नहीं लेगी तो कौन लेगा? तो मेरी सबसे पहले गवर्नमेंट से ये अपील है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले बढ़ाई जाए पहले तो। और महिलाओं को मैं ये शिक्षा दूंगी कि वो अपने मतलब पुलिस वाले या गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठे रहें, बहनें आए। और जब ना एक औरत का जो है ना कि मर्दों के दिमाग में ये चीज होती है कि वो कमजोर होती है, शायद उस वो तो आपने यही तोड़ सोचा दी। होगा औरत मुझे है। बहुत खुशी है। हाँ। आपके जैसे ही कुछ उदाहरण बस वही मैं कहूंगी कि वो लड़े नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर मैं डर जाती, अरुण जी, शैलेंद्र हाँ जी और अनिल गोठवाल जी, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।